खत्म कर इंग्लिश पकड़े ना, मैं तो इंग्लिश पीछे ना चालू रहता है। आप इसको थोड़ा सा टच करते रहो तो चालू रह रहा है, चालू हो रही है। जुड़ने देते सबको। सभी को नमस्कार और जय हिंद। जैसा कि हम लोग जो है आज थोड़ा सा 2 दिन बाद लाइव आए हैं। आप सबको पता था कि 19 अप्रैल को जो है CAPF की पुरानी पेंशन की जो याचिका हाईकोर्ट में डली हुई है उसकी सुनवाई थी, और उसकी सुनवाई में क्या हुआ उसको विस्तार रूप से आपको अजय अग्रवाल सर बताएंगे। साथ साथ आज हम लोग लाइव सेशन आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। सर की बात सुनने के बाद तुरंत ही मैं आपके प्रश्न उठाऊंगी जिसका जवाब हम आपको देंगे। तो पहले सर 19 अप्रैल को क्या हुआ कोर्ट में ये बताएंगे। 19 अप्रैल को जो सुनवाई होनी थी उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि जजेस बैठे नहीं थे, कोर्ट बैठी नहीं थी, और उसकी डेट 24 अगस्त पड़ गई है। लेकिन उससे पहले जो सुनवाई हुई थी 31 जुलाई को, जो कि एक तो 30 तारीख को सुनवाई थी जिसको हमने बताया था सारा आपके लाइव आके, उसके बाद 31 तारीख को कोर्ट में मैटर लगा था। तो दोबारा सुनवाई करके, चूंकि ये जो पहले मैटर लगा हुआ था उसमें CRPF ने ही जवाब दाखिल किया था केवल मात्र, और CRPF चूंकि कॉम्पिटेंट नहीं है, हमारे जो पार्टीज हैं हमने उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी को पार्टी बनाया है और होम सेक्रेटरी को पार्टी बनाया है, क्योंकि होम सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर CAPF आती है पूरी, और कैबिनेट सेक्रेटरी को इसलिए पार्टी बनाया है कि कोई भी पॉलिसी डिसीजन होता है वो कैबिनेट के द्वारा ही पास होता है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी भी एक नेसेसरी पार्टी है। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट के एडवोकेट थे उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि कैबिनेट सेक्रेटरी को पार्टी ना बनाया जाए और डिलीट करने के लिए, परंतु कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही, जो हमारी पिटीशन उसके ऊपर पूरा का पूरा एक ऑर्डर दोबारा से जारी कर दिया, और उन्होंने सातों जो अपनी CAPF फोर्सेस हैं, जो कि उन्होंने उसको आइडेंटिफाई करके बाकायदा लिखा है कि CRPF, BSF, ITBP और SSB, NSG, आसाम राइफल्स और NSG, इन सभी के लिए जो कहा गया है कि आर्म फोर्सेस के डिफेंस के जो फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके समकक्ष इनके जो है उनको भी ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए। इस बारे में नोटिस दोबारा जारी कर दिया कोर्ट ने, जो डिवीजन बेंच थी, और उसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल थे उन्होंने 6 वीक का समय मांगा है। तो अब जो जवाब आएगा वो एक विस्तृत जवाब आएगा और एक सोचा समझा जवाब आएगा, और वो जवाब होम सेक्रेटरी की तरफ से भी आएगा और कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से भी आएगा। तो ये 31 तारीख को हुआ था। उसके बाद 19 तारीख को, चूंकि पहले ही से ही 19 तारीख को केस लगा हुआ था 19 अप्रैल को, तो केस उस दिन आया था, लेकिन चूंकि कोर्ट नहीं बैठी तो डेट इसमें पड़ गई 24 अगस्त। तो इस बीच में उन्होंने जो जवाब दाखिल करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को 6 वीक में जवाब दाखिल करना है, यानी 31 मार्च का ऑर्डर है तो 15 मई तक इन्हें जवाब दाखिल करना है, और उसके बाद 4 वीक के अंदर हमको रिजॉइंडर फाइल करना है। तो ये 15 मई के बाद 15 जून, उसके बाद जुलाई अगस्त में लग रहा है मैटर। तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि पूरा मैटर राइप भी हो जाएगा, सब जवाब भी हो जाएंगे, और उस दिन फिर 24 अगस्त को जब लगेगा केस तो एक विस्तृत बहस इस मामले पे हो जाएगी, और एक आदेश हो सकता है कि हमको कोर्ट का आदेश भी आ जाए, या एक आध डेट और हो सकती है पढ़े, वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि कोर्ट उसी दिन कोई आदेश करेगी या दोबारा से कोई और क्वेरी करेगी या कोई और जवाब मांगेगी। और उसके बाद, लेकिन अब मामला काफ़ी आगे बढ़ गया है, और कुछ लोग इसमें ऑब्जेक्शन भी उठा रहे थे, क्योंकि कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दी थी, कोर्ट ने हमें निर्देश दिया था कि आप जो एक एग्जिस्टिंग केस है उसी के अंदर जाइए, और उसके बाद वो ऑब्जेक्शन उठा रहे थे। इस तरह वो कोर्ट की एक तरीके से अवमानना है, और अगर ये दोबारा से इस प्रकार की बात करेंगे, क्योंकि हमको पहले सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि आप एक मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है आप उसी में एक एप्लीकेशन डालिए, उसी में हमने एप्लीकेशन डाली, तो कोर्ट की डायरेक्शन पे हमने एप्लीकेशन डाली थी। और इस प्रकार की कुछ लोग बात कर रहे हैं कि आप इस केस में घुसाए या कुछ करवाए, ये बिल्कुल एक प्रकार से हाई कोर्ट की अवमानना है, और अगर दोबारा इस तरह की बात आई तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उनके मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास पूरी जो रिकॉर्डिंग आई हुई है उन लोगों की कि वो बार बार इस प्रकार की बात कर रहे हैं, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी एक उसी में पिटीशन में लगाएंगे कि इस प्रकार की बात कोर्ट की अवमानना के समान है। कोर्ट के डायरेक्शन पे ही सारा काम हम लोग कर रहे हैं, अपने आप से कोई काम नहीं किया है। तो इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि अब जो 24 अगस्त को मैटर आएगा
वो एक प्रकार से राइप होके और सब लोगों के जवाब लग के और प्रॉपर्ली उसकी फिर सुनवाई हो सकेगी और कुछ ना कुछ रिजल्ट उसका पॉजिटिव आएगा। जी, जैसे कि सर ने आपको विस्तार रूप से बता दिया है कि 19 अप्रैल को जो है कोर्ट में क्या हुआ था और किस तरीके से अब आगे प्रोसेस चलेगा, आप सबने अच्छे से सुना है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप ये चीजें सब अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब लोग अपडेट रहे। एक सर ने बात करी अभी हाल ही में कि कुछ लोग हमारे नाम की वीडियोस बना रहे हैं जिसपे वो ये बोलते हैं कि हम जबरदस्ती घुस गए हैं, ये है वो है, उन्होंने बहुत सारी बातें की है। तो सर ने बता ही दिया है कि इस तरीके की बातें बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी आगे से। और आप लोगों से भी विनती है कि अगर इस तरीके की कोई भी वीडियो निकलती है तो उसको नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो लोग क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। हमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था हाई कोर्ट में जाने के लिए हम गए हैं, जैसे कि सर ने भी बताया है। तो इसी के साथ सर ने और मैंने जो आपसे बात कहनी थी वो कह दी है। तीसरी सबसे अहम बात की बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सुनवाइयाँ चल रही है, सिर्फ सुनवाई ही चलती रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोर्ट केस है, इसमें हम किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकते। कोर्ट अपने हिसाब से चलता है, सुनवाई होती है, लगातार होती है, कब तक चलती है इसका हमें नहीं पता होता। तो कृपया करके आप सभी लोग पेशेंसफुली उसको अपने आप को रखिए, ताकि हम लोग भी अपना काम अच्छे से कर सके। आपकी चिंता को समझते हैं, जैसा कि हम हर बार बोलते हैं, लेकिन कभी कभार आप लोग कुछ ऐसी बातें लिख जाते हैं, बोल जाते हैं जो अजीब सी लगती है। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा पेशेंसफुल रख के हमारे साथ हमारा साथ दीजिए। आज मैं आपके क्वेश्चन पढ़ूंगी सर। एक ने पूछा है कि केस नंबर क्या है, तो यदि अगर हम केस नंबर बता सकते हैं तो बता देंगे। नहीं, सीएम एप्लीकेशन है हमारी 28575 ऑफ 2021 जी। सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन है ये 28575 ऑफ 2021 जी। सर ने जैसा कि बताया और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सुरेश कुमार कैट और ऑनरेबल जस्टिस सुधीर कुमार जैन का ऑर्डर है 31 मार्च 2022 का, जिसमें उन्होंने ऑर्डर कहा कि बाय दिस एप्लीकेशन एप्लीकेंट पिटिशनर सीकिंग ए डायरेक्शन टू रिमूव डिस्पैरिटी इन पेंशनरी बेनिफिट बाय ग्रांटिंग सिमिलर बेनिफिट्स to the personnel of armed forces under the Ministry of Home, that is BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, Assam Rifles and SSB, as are being granted to armed forces under the Ministry of Defence, that is Army, Navy and Air Force, issue notice. And Ms. Amrita Prakash, learned CGST, appearing on behalf of respondents, accepts notice and seeks time to file reply to the present application. Let the reply be filed within 6 weeks with an advance copy furnished to other side. Rejoinder thereto, if any, be filed within 4 weeks thereafter. Re-notify on the date already fixed 19/4. 19/4 को मैंने बता दिया कोर्ट बैठी नहीं थी। तो इसमें जो अमृता प्रकाश वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया नोटिस को दोबारा से, और उसको 6 वीक का समय दिया गया है। उसके बाद 4 वीक का रिजॉइंडर का हमको समय दिया गया है, और कोर्ट ने एक विस्तृत ऑर्डर पास किया है। एक तरीके से सभी को लिखा है, सारे जो भी फोर्सेज हैं सबके नाम लिख दिए हैं, 7 फोर्सेज के नाम लिखे हैं। लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम में जो आते हैं उनको जो डिस्पैरिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसके दूर करने की बात है। ओल्ड पेंशन बेनिफिट दोनों को देने की बात है। तो उसके बाद नोटिस इशू किया है कोर्ट ने। तो ये ऑर्डर है 31 मार्च का, और अब जो अगली सुनवाई होगी 24 अगस्त को, तो सारे जवाब आ चुके होंगे, पूरा विस्तृत जवाब होम डिपार्टमेंट का भी, कैबिनेट सेक्रेटरी का भी आ गया होगा, हमारा भी रिजॉइंडर उसमें लग गया होगा। तो सुनवाई बिल्कुल पक्की तरह सुनवाई उसमें सर, एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि सर के हिसाब से कितना वक्त लगेगा पुरानी पेंशन बहाली में? देखिए, ऐसा है कि कोर्ट अभी तो वैसे भी 2004 में ये नोटिफिकेशन आया था, तो 2024 में तो पहला रिटायरमेंट होना है। जो भी 20 साल कम से कम सर्विस की होती है लोगों की, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं। तो अब 2022 चल रहा है, और 2022 में ही उम्मीद मुझे लगती है कि 2022 में ही हम लोग किसी मतलब मुकाम पे पहुंच जाएंगे और किसी पॉजिटिव रिजल्ट पे पहुंचेंगे। क्योंकि ये तो कोर्ट भी समझ रही है बात, हर तभी नोटिस इशू कर रही है कि किस प्रकार, हमने सब बात लिखा भी है कि इनकी जो सर्विसेज हैं वो किसी प्रकार से भी, अपने जो डिफेंस फोर्सेस के जवान हैं वो भी हमारे सम्मानित जवान हैं, वो भी हमारे साथी हैं, उनसे किसी प्रकार से भी कम नहीं है जी। और ये तो जिस वक्त लड़ाई नहीं भी हो रही होती, वॉर नहीं भी हो रही, तब भी बॉर्डर पे लगातार देश की रक्षा करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं,
और उसके बाद जब अगर वॉर हो भी रही होती है, जब युद्ध होता भी है, तब भी उनको वहीं वो बॉर्डर पर रहना होता है, ना कि पीछे आना होता है। और कंधे से कंधे मिला के जो हमारे आर्म फोर्सेस के जवान हैं, डिफेंस फोर्सेस के जवान हैं, उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के उस वक्त वहां पे लड़ना होता है। तो ये बात कोर्ट की समझ में भी आ रही है और इसलिए नोटिस हुआ है। जवाब आने दीजिए, उसके बाद कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, बहस होगी और उसके बाद जो भी फैसला होगा। और मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि फैसला आप लोगों के हक में ही होगा, क्योंकि जो बात है आपकी वाजिब है और उसको बात को वाजिब तरीके से रखा है हमने। उस बात को, उनके नोटिफिकेशन खुद के ही हैं गवर्नमेंट के, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में के अंतर्गत जो आते हैं, ये जो CAPF फोर्सेज हैं, वो भी फोर्सेज अंडर द यूनियन है। तो जब फोर्सेज अंडर द यूनियन है तो आप उनको अलग कैसे कर सकते हैं? जो 22 दिसंबर 2003 का नोटिफिकेशन है वो कहता है कि आर्म फोर्सेज अंडर द यूनियन को एक्सेप्शन रखा गया है, उनके ऊपर OPS जो है, जो न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी, उनके लिए OPS ही होगी। तो जब वो खुद ही आप 6 अगस्त 2004 में जब ये कह रहे हैं, उसके बाद कि ये जो है ये भी फोर्सेज जो हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं, वो आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है। तो जब इस डिस्पैरिटी आप नहीं कर सकते, किसी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते, जब दोनों ही आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, एक मिनिस्ट्री ऑफ होम है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। और ना ही उनकी बल्कि सेवाएं ज़्यादा ही हैं, क्योंकि वो तो हमेशा 24 घंटे और 12 महीने 365 दिन मुस्तैद रहते हैं, कहीं ना कहीं ड्यूटी रहती है। और हमारे CRPF के जवानों ने तो अभी चाहे पुलवामा हुआ, चाहे कहीं भी हो, तमाम लोगों ने अपनी अपनी शहादत दी है, लगातार दे ही रहे हैं, लगातार सभी लोग, जितने भी अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। सर, एक दीपक शर्मा जी का मैसेज है कि सर सच्ची बता दो कि कितने % चांसेस है OPS होने का? हमें मुझे तो लगता है 100%, बाकी आप सर से पूछ लीजिए। देखिए, चांसेस की कोई भी बात जब कोर्ट में होती है तो हम लोग अपनी तरफ से कोई बात कह नहीं सकते। देखिए, हम वकील होने के नाते कोर्ट का जो एक सीमा है, हम अपने हाथ में कोर्ट के और बात को नहीं कह सकते, लेकिन जो मेरा मन अंदर से कहता है, और जो कोई भी व्यक्ति, मैं नॉट एज ए एडवोकेट कह रहा हूँ, लेकिन अपने मन के हिसाब से कह रहा हूँ और एक कॉमन मैन के हिसाब से कह रहा हूँ जी, कि मुझे 100% ऐसा लगता है कि जो डिस्पैरिटी है वो दूर होगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हो सकता है सरकार द्वारा ही कर दिया जाए, कि अब तमाम सरकारों ने, कई राज्य सरकारों ने, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कई सरकारों ने दोबारा से सभी लोगों के लिए OPS कर दिया है। और अभी BJP के नेशनल प्रेसिडेंट ने भी कहा, अभी मिस्टर JP नड्डा ने शिमला में भी कहा है उन्होंने, कि हम बहाली के लिए बात कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, कुछ उसका कुछ स्वरूप अलग हो सकता है, इस प्रकार की बात कही है। क्योंकि ये मांग तो सभी जगह उठ रही है, न केवल हमारे CAPF के जवान, बल्कि हर डिपार्टमेंट, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उठ रही है। लेकिन हमारा तो, आपका तो राइट है ये, क्योंकि आप तो एक्सेप्शन रखा गया है, उसमें अलग रखा गया है आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन को, तो आपका तो राइट है, इसीलिए हम लोग कोर्ट भी गए हैं। बाकी हर आदमी का तो राइट नहीं है, वो लोग तो कोर्ट नहीं जा सकते, उसके लिए वो सरकार पे दबाव बना रहे हैं। और उस प्रकार से सरकार में BJP प्रेसिडेंट का एक बयान आना, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे तो उम्मीद है कि हो सकता है कि कोर्ट के फैसला आने से पहले ही आप लोगों को सब कुछ मिल जाए, नहीं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा। मुदासिर करके एक जन है, उन्होंने बोला है कि सर हमारी तरफ से कोई मदद हो तो बताइए। सर, कोई मदद चाहिए तो बता दीजिए। वैसे मैं पहले बता देती हूँ, हमें आपकी मदद चाहिए सोशल मीडिया पे, हमें आपकी मदद चाहिए कि आप अपना साथ और अपना विश्वास बनाए रखें। बाकी सर आप जी जवाब दे दीजिए। हाँ, नहीं, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं, आप लोगों की केवल हमको आशीर्वाद, संवेदना है आपकी, सब हर प्रकार से शुभकामनाएं चाहिए। और यही, जैसे उन्होंने कहा भावना जी ने, कि सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से बात को फैलाइए, अपने एक तरीके से एक ओपिनियन डेवलप होनी चाहिए कि हाँ, हर एक व्यक्ति चाहता है, ये बात निकल के आनी चाहिए। क्योंकि कई बार कोई आदमी उठा सकता है ये बात की, कुछ लोग नहीं चाहते होंगे, साहब आप कैसे, हर व्यक्ति की तरफ से आप कैसे बात को रख रहे हैं? क्योंकि हम तो एक, हमारा देश, हमारे जवान ट्रस्ट की तरफ से हैं, और कहेंगे साहब बहुत से लोग नहीं चाहते हैं, तो इस प्रकार की बात ना है। इसलिए हर व्यक्ति को ये बात उठानी चाहिए सोशल मीडिया पे, कि और साथ देना चाहिए हमारा देश, हमारे जवान ट्रस्ट का पूरा सब लोगों को वहां पे अपनी सहमति व्यक्त करनी चाहिए हर व्यक्ति को आके, कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए। तो ये बहुत जरूरी है, इससे एक ओपिनियन बनेगी और एक हमको भी एक शक्ति मिलेगी। नीरज शर्मा सर हैं, उन्होंने बोला है कि हम लोग सोल्जर है, लेकिन हमें सुविधाएं जो है वो सिविलियन वाली क्यों दी गई है? तो इस पे सर कुछ बोलेंगे, बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि वो आप लोग हैं तो सोल्जर ही वास्तव में,
लेकिन जैसे जिस प्रकार से सरकार अभी तक मान रही थी आपको, चूंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और होम में भेदभाव एक आ रहा था बात, और जो कि 6/8/2004 के ऑर्डर के बाद खत्म हो गया, उसमें कह दिया गया साफ साफ कि आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत जो भी आ रहे हैं CAPF के फोर्सेज जो भी हैं, तो इसलिए आपको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए पूरी। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। हम लोग पहले ओल्ड पेंशन के लिए ही अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं, बाद में उस विषय को भी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसी के लिए हम लोग एक जन है असम राइफल के, वो बोल रहे हैं असम राइफल की दोहरी सत्ता के बारे में क्या बोलेंगे? जैसे कि असम राइफल जो है अभी पूरी तरह ना तो वो CAPF में है ना फिर वो आर्मी में, तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए अभी पुरानी पेंशन बहाली का हम लोग केस लड़ रहे हैं सर के साथ मिलके, और यदि हम इसमें जीत ले लेते हैं तो असम राइफल के लिए भी हमने बहुत कुछ सोच रखा है, और साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं हैं जो CAPF को मिलनी चाहिए, उसके बारे में भी हमने बहुत कुछ सोच रखा है। तो जल्द ही आगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है वो सॉल्व हो जाए। आसाम राइफल्स के साथ में सर ऐसा है कि उनके जो हेड हैं वो आर्मी से आते हैं, और वैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिवली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर रखा हुआ है आसाम राइफल्स को, परंतु जो उनके DG होते हैं वो आर्मी के होते हैं, आर्म फोर्सेस आर्मी के होते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आते हैं वो, और बाकी वैसे पैरामिलिट्री फोर्स उसको माना गया है। तो ये डिस्पैरिटी तो है ही सारी, तो ये सब दूर होगी, मुझे लगता है जल्द दूर होगी। सरकार का ध्यान आकृष्ट हो रहा है, कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग कोर्ट के द्वारा पहले सरकार को डायरेक्ट भी चिट्ठी लिख चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, और उसके बाद कोर्ट में गए हैं, और क्योंकि आपका लीगल राइट है ये, इसलिए बाकी हर व्यक्ति तो जो और डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जिनकी पेंशन जो सभी की खत्म करेगी पेंशन, केवल मात्र डिफेंस फोर्सेस को छोड़ के, और उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन आया उसमें आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन में मिनिस्ट्री ऑफ होम के भी लोगों को रखा गया, बताएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत जो भी फोर्सेज आती हैं वो भी आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन है। तो वही पॉइंट, वही मुद्दा हमारे पास है कि हमारे जो पक्ष में है कि इसीलिए हम कोर्ट में गए। बाकी हर व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता, वो और तरीके से दबाव बना रहे हैं, और इसीलिए उस दबाव के आगे सरकार को का बयान भी आ चुका है पार्टी प्रेसिडेंट का। तो मुझे लगता है जल्दी होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे हक में कोर्ट में भी कोर्ट के फैसले आने से पहले भी हो सकता है, सरकार के द्वारा डायरेक्ट भी किया जा सकता है। किसी ने लिखा है विधायकों और सांसदों को ओल्ड पेंशन में रखा गया है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, विधायकों और सांसदों का तो एक अलग क्राइटेरिया है, उनका एक अलग ही कैटेगरी है, हम उसके साथ में कोई भी प्रकार से हम अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते, और उस इशू पे हम कोई भी बात नहीं कहना चाहते। हम तो चूंकि कर्मचारी हैं, आप लोग एक कर्मचारी हैं, चाहे वो फोर्स के जवान हो और चाहे किसी और अन्य क्षेत्र में जो लोग भी काम कर रहे हो, तो कर्मचारी अलग हैं और वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनका एक अलग है, वो खुद ही कानून बनाते हैं अपने लिए, तो वो एक अलग क्लास है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो जैसे कि सर ने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए, आज हमने लाइव सेशन इसी करा था और आगे भी करते रहेंगे। आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर आप चाहते हैं, और सर से मिले तो और भी अच्छा आपको लगता है, तो हम उम्मीद करेंगे कि हम दोबारा से लाइव सेशन जल्दी से करें। और जैसा कि सर ने बोला है 24 अगस्त की हमारी जो है अगली सुनवाई की डेट है। आप ये सब अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अपना संयम बना के रखिए। हमें आपके साथ की और विश्वास की ज़रूरत है, और साथ साथ ये भी कि आप लोग जो भी हमारे खिलाफ जो भी अभी चल रही है चीज़ें, मैं बार बार इस तरह रिपीट करती हूँ, उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी इस तरीके की जो बातें आप फैलाते हैं या जो भी नकारात्मक सोच फैलाते हैं, ये सच में बहुत ज़्यादा मतलब इस पर मैं क्या बोलूँ कि कैसा रिएक्ट करूँ मुझे समझ नहीं आती। लेकिन ये अफसोस होता है मुझे देखकर कि लोग जो है हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट और भावना शर्मा, अजय अग्रवाल सर को इतना टारगेट करते हैं कि ना जाने हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। तो आप सभी जो सैनिक परिवार मुझसे जुड़े हुए हैं, सैनिक जुड़े हुए हैं या सिविलियंस जुड़े हुए हैं या जो भी लोग शहीद परिवार जुड़े हुए हैं, आप सबसे एक विनती मेरी हाथ जोड़कर ये है कि आप एक बार थोड़ा सा इस बारे में ज़रूर सोचिएगा कि ये जो लोग निकलते हैं आप ही के बीच में से, आज निकले, आज हमारे नाम का प्रचार कर रहे हैं, उल्टी सीधी वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मैं किसी को जानती नहीं, ना सर जानते हैं, हम में से हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो एकदम से अचानक से निकलते हैं, एकदम से हमारा नाम लेते हैं और वीडियो आप लोगों के बीच में डाल देते हैं।
मेरे बहुत सारे भाई है जो बहुत ज्यादा आहत हो जाते हैं कि हमारी भावना दीदी के बारे में या अजय अग्रवाल सर के बारे में इतना क्यों कोई बोल रहे हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सर जो है निःशुल्क इस केस को लड़ रहे हैं। ये सर का बड़प्पन है, सर खुद एक सैनिक परिवार से है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सर हमसे जुड़े हुए हैं और इस तरीके से हमारा साथ दे रहे हैं। नहीं तो हमें भी कभी उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे। तो आप लोग थोड़ा इन बातों को सोचा कीजिए कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं सिर्फ ये बातें इसलिए विस्तार रूप से बता रही हूँ कि जरूरत है, क्योंकि सिर्फ हम लोग क्या होता है कि कोई चीज हमें मिली, हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं बिना सोचे समझे कि ये सही है कि गलत है। दूसरी बात, आप एक बात सोचिए, यहाँ पर अभी मैं मैसेज में भी पढ़ रही थी कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि आपसे कुछ नहीं होगा ये वो। हालांकि सर बैठे हैं, मैं ऐसे होता फिर टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि ठीक है, हमसे कुछ नहीं होगा, हमने मान लिया। लेकिन आप ये सोचिए कि 1 जनवरी 2004 से जब एनपीएस पूरे भारत में लागू हुआ था, तो आज जो लोग ये जो निकल के आ रहे हैं, ये अब तक कहाँ थे? सबसे बड़ा प्रश्न, ये अब तक कहाँ थे? एक मुझे बहुत अफसोस हुआ, एक वीडियो मैंने देखी और मेरे इन्हीं आप में से बीच में से कुछ भाई हैं जिन्होंने वो वीडियो मुझे भेजी थी। उस वीडियो में एक इंसान ने मुझे बोला कि भावना शर्मा या हमारे ट्रस्ट का कोई लेना देना नहीं है, हम लोग खामखा घुसे चले जा रहे हैं। तो मतलब हमारा कोई सिविलियन है, हमारा कोई पैरामिलिट्री में है ही नहीं, हम तो खामखा घुसे चले जा रहे हैं। उनका ये सेम टू सेम वर्ड मैंने रिपीट करा है, सर ने भी सुनी है वो वीडियो। मैं आज आप सबसे एक प्रश्न, और शायद वो मेरी वीडियो देखे तो उनसे पूछना चाहूंगी, हम किसी भी समुदाय को, किसी भी क्षेत्र को यदि सपोर्ट करते हैं तो क्या ये जरूरी है कि हमें वैसा होना पड़ेगा? एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ कि मैं एक महिला हूँ, तो क्या सिर्फ मैं महिलाओं को ही सपोर्ट कर सकती हूँ? मैं बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकती, मैं बूढ़ों को सपोर्ट नहीं कर सकती? या मैं एक दिव्यांग संस्था के लिए कुछ करना चाहती हूँ जहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंग नहीं है, तो क्या ये जरूरी है कि पहले मेरे को अपंग होना पड़ेगा, दिव्यांग होना पड़ेगा, तभी मैं उस संस्था की मदद करूं? या फिर मेरे परिवार से कोई हो तभी मैं उस संस्था की मदद करने का दायित्व रखती हूँ, अदरवाइज मेरा कोई अधिकार नहीं है? इस तरीके की टिप्पणियां कृपया करके लोग मेरे पे ना करें। हाँ, माना कि मैं मेरे घर से एक बता रही हूँ, हालांकि मैं सबको अपना मानती हूँ कि मेरे घर से कोई नहीं है पैरामिलिट्री में, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं होने के बावजूद भी आज हम लोग सैनिकों के लिए और शहीद परिवारों के लिए जितना कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। होना ना होना ये मुझे मैटर नहीं करता है। तो जो लोग इस तरीके की टिप्पणियां मेरे ऊपर करते हैं कि ये तो खामखाई घुस रही है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो मेरा लेना देना ये है कि मैं भारत की बेटी हूं और भारत की बेटी होने के नाते भारत के हर मुद्दे पर, भारत के हर इंसान पर बोलना मेरा अधिकार मुझे भारत सरकार देती है, ये जन्मभूमि देती है मेरी, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो कृपया करके आगे से मेरी ये बातें लास्ट वाली जरूर सुने, वो महान विचारक जिन्होंने ये विचार रखे अपनी वीडियो में कि मुझे बोलने से पहले 10 बार सोचिए इस बार कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि किसी पे खामखा की टिप्पणियां करना अच्छा नहीं है और एक महिला की गरिमा पे ठेस पहुंचे वो भी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कृपया करके थोड़ी सी बातों को सोचा कीजिए और ऐसी नकारात्मक लोगों से और सोच से दूर रहिए आप लोग। ये लोग बस ये करते हैं, एक चीज उठाई आप लोगों के बीच में डाल दी, क्यों? क्योंकि थोड़े दिन के लिए इनको हाईलाइट होना। मैं मुंह पे बोल रही हूँ, आज तक ये लोग कहाँ थे? कोई इनकी खबर थी? कहीं आपको इनके चेहरे दिखे कि किसी ने भी इतना बड़ा स्टेप लिया? क्या करा इन्होंने? खुद सोचिए, उसके बाद आप हमसे बात कीजिए कि हम कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो मैं थोड़ा सा गुस्सा होना भी मेरा स्वाभाविक है कई बार, क्योंकि मैं अपने आप को इंसान हूं, इंसान की तरह रिएक्ट करती हूँ, लेकिन बार बार अपनी वीडियो में वो महान विचारक ये ना बोले कि इसका कोई लेना देना नहीं है, मेरे पूरा पैरामिलिट्री ही नहीं भारत के हर एक इंसान से लेना देना है। और जब तक मेरा मन चाहेगा मैं सैनिकों के लिए काम करूंगी, पर्टिकुलर इंडिविजुअली मैं अपनी बात करूँ क्योंकि मेरा बोला गया है, ठीक है, तब तक मैं काम करूंगी, तब तक मैं आगे बढ़ूंगी। जिसको जो लगता है वो सोचे, लेकिन इस तरीके की टिप्पणी अगली बार बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नाम के साथ बोलूंगी। सर अभी आपको कुछ बोलना है? नहीं, कुछ नहीं, मैंने वही जो एक वीडियो इन्होंने भेजा था इसमें जो उनके एडवोकेट भी हैं वो भी इस प्रकार की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया भी कि ये
क्लियर कट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है, और अगर दोबारा से इस प्रकार की बात सुनवाई आई और इस प्रकार की बात करी तो हम बिल्कुल डेफिनेटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक पिटीशन फाइल करेंगे कोर्ट में ही, और बताएंगे और उसकी पूरी क्लिपिंग लगाएंगे जो बात कह रहे हैं कि घुस आए हैं या ज़बरदस्ती घुस रहे हैं और वो इस प्रकार की बात नाम के लिए घुस रहे हैं, तो वो इस प्रकार की बात जो कर रहे हैं कोर्ट में लगाएंगे कि ये कोर्ट की अवमानना है, कोर्ट के आदेशों के अनुसार हम लोग आए हैं और इस प्रकार की बात जो है कोर्ट के अवमानना के खिलाफ। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि हमारा देश हमारा जीवन ट्रस्ट और अजय अग्रवाल सर, हम लोग पहले हैं भारत के लोग जिन्होंने पूरी सीएपीएफ के लिए, याद रखिए पूरी सीएपीएफ के लिए याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां से हमें हाईकोर्ट पर जाने का आदेश मिला था। तो अब हम लोग, आपको ये बताने की बहुत ज्यादा विस्तार रूप से जरूरत नहीं है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आज से पहले, हमसे पहले बताइए कौन सा पूरे सीएपीएफ के लिए कौन इंसान था जो गया है कोर्ट, ये भी तो बताइए, हमें प्रूफ दीजिए ना, हम भी तो इसी जगह पे ही है, इसी फील्ड में ही काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी सोचिए। आप लोग यहाँ पर कुछ वीडियो देख के कुछ लोग हैं जो कमेंट कर जाते हैं, आप ये सोचिए कि सर का या मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है इसमें, हमारे ट्रस्ट का लिए, ट्रस्ट शहीद परिवारों के लिए बना था, उनके मान सम्मान के लिए बना था कि उनके लिए काम किया जाएगा। ये हमारी भावनाएं हैं कि जब हमें पता चला कि सीएपीएफ के लिए जो है, सीएपीएफ के सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनको कुछ उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है, उनके कुछ अधिकार छीन लिए गए हैं, चाहे गलती हुई हो, हम उस पर नहीं जाएंगे 2004 में, लेकिन हमें वो अधिकार वापस चाहिए जिस पे हम लोगों ने ये विचार करके कि हमें आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़े हैं। तो आप सबसे बस यही विनती है कि जो आपका विश्वास है ना वो बनाए रखना, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको जीत दिलाएगा। और साथ में मैं बार बार रिपीट करती हूँ, सोशल मीडिया पे शोर मचाना है, इस शोर को ठंडा नहीं होने देना है। ट्विटर पे जुड़िए, फेसबुक पे जुड़िए, हर जगह जुड़िए, ताकि ये जो शोर सोशल मीडिया से उठे वो कोर्ट से होते हुए भारत सरकार के कानों तक पहुंचे। ठीक है सर? ये जो बात, ये भी सम्मान के लिए ही है जो सीएपीएफ के जो लोग हैं, जो पूरी अपना जीवन समर्पित करते हैं देश की सेवा में, और रिटायरमेंट के बाद उनको अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो उनका सम्मान कहाँ जीवित रहेगा, वो कैसे सम्मानित अपना जीवन जी पाएंगे। और जो पैसा अगर जैसे मिलता भी है, अगर पैसा इमीडिएट इकट्ठा होके पैसा खर्च हो जाता है, पैसा कहीं ना कहीं बच्चे लोग खर्च करवा लेते हैं, कहीं शादी ब्याह में, कहीं मकान में, उसके बाद ये परेशानी आती है कि उनको मासिक जो पैसा है, जो पेंशन का पैसा फिक्स जो होता है वो नहीं मिलता। और मैंने देखा है कुछ लोग 1000-1500 इस प्रकार से, कुछ लोग जो बाहर से आए थे जो पहले रिटायर हो गए, 1000-1500 रुपए उनको मिल रहा है। तो एक मजाक, बिल्कुल ही एक मजाक वाली बात हो गई पेंशन जो है, क्योंकि पेंशन एक हर एक का राइट है, एक जो है पेंशन जो है लीगल राइट है। और इस केस में तो मैं बहुत विस्तृत बता ही चुका हूँ कि आप लोगों का पूरी तरह राइट बनता है। अपने आप सरकार ने खुद ही माना है, सरकार ने खुद ही नोटिस जारी किया है, और इसलिए आप लोग बिल्कुल भी सशंकित ना हो और किसी प्रकार से अपना मनोबल ऊंचा रखें। बस केवल ये है कि अपना सोशल मीडिया पे अपनी बात को रखें और पूरी तरह से ट्रस्ट का सहयोग करें। अपने सहयोग में मान रहा हूँ, केवल आपकी मनोभावना से सहयोग मांगा जा रहा है, आपकी शुभकामनाओं द्वारा, आपके उस प्रकार से किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की भी आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि मैं धन्यवाद करने से पहले एक बात बोलूंगी, उस वीडियो में एक बात बोली गई थी कि हम लोग पैसे लेते हैं, तो मैंने आपको न्यूज़पेपर में भी हमने छुपवाया था इस बात को, और हम हमेशा बोलते आए हैं कि हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट, एडवोकेट अजय अग्रवाल सर सीएपीएफ की पुरानी पेंशन बहाली का जो केस है वो निःशुल्क लड़ रहे हैं, यानी कि इसका कोई पैसा नहीं है। और यदि कोई किसी के पास प्रूफ है कि हमने पैसा मांगा है तो प्लीज दीजिए हमें, लेकिन दोबारा से इस तरीके की टिप्पणियां ना कीजिए। बस इतना ही कहना था सर। सभी को नमस्कार, जय हिंद।